और मैं अब अगले पैनल को बुलाऊंगी और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अपने मेहमानों को मैं बुलाती हूँ। पार्थ गौतम जी प्लीज़ मंच पर आएँ। निहाल सिंह जी आप भी मंच पर आएँ। और इसके अलावा पंकज पाठक जी प्लीज़ मंच पर आएँ और सवालों और जवाबों का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। और मैं अपने सहयोगी जेपी को भी बुलाना चाहूँगी, प्लीज़ आप मंच पर आएँ और उसके बाद बातचीत करेंगे कि क्योंकि अहम भूमिका है इन लोगों की, क्योंकि लगातार कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, कैसे युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है और सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं वो कैसे समाज के प्रति अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और यही वजह होती है जो छोटी छोटी कोशिशें जो होती हैं वो कैसे बड़ी बदलती हैं। वो छोटी कोशिशों को साकार करने की जो कोशिश है वो इन लोगों की वजह से हो रही है। तो चलिए सवालों और जवाबों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे जेपी। तो देखिए हम हर सेक्टर से बात कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात बरेली से हो रही है और बरेली के मुद्दे आने चाहिए। बरेली के हर सेक्टर्स, चाहे वो व्यापारी है, बिजनेसमैन है या युवा हैं, उन तमाम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान, एक बार मैं जल्दी से फिर से परिचय करा दूं। हमारी सहयोगी दीपाली ने कराई भी दिया है। पार्थ गौतम है, युवा सेवा संघ के नेता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उमेश गौतम के बेटे भी हैं, ये एक बड़ी बात है, मुझे पता चला। मैंने कहा गौतम साहब तो एक कहते हैं ना लॉन्च कर रहे हैं पारी, है तो पारी लॉन्च होने जा रही है बेटे की। लगता है कि जैसे फिल्म रिलीज होती है तो बेटा भी रिलीज हो रहा है राजनीति में। हमारे साथ निहाल सिंह है, बिजनेसमैन है, समाज सेवी, बहुत अच्छा काम करते हैं भाई, जोरदार तालियां। बहुत शादियां कराती हैं, कोरोना में मदद करते हैं। पंकज पाठक साहब हैं, बहुत ही आपको बता दें हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष हैं, हिंदुओं की आवाज बुलंद करते हैं। तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत एक युवा चेहरे से करते हैं, पार्थ गौतम से। पार्थ गौतम साहब, लोग होता है कि पॉलिटिकल का बेटा पॉलिटिकल बन जाए, ये सोचते हैं बहुत सारे कि भाई विरासत संभाले। क्या ये सोचा है या कुछ और सोचा है कि नहीं राजनीति में जनता की सेवा करनी? राजनीति का तो सर मैंने अभी सोचा ही नहीं है, मैंने सेवा का सोचा है। तो लोग कहते हैं कि नेता का जो बेटा होता है उसको नेता सिखाता है कि नेता ही बनना है बेटा, पर मेरे पिताजी ने मुझे ये सिखाया है नेतागिरी बाद में करना, पहले पूरे बरेली की सेवा कर लो। तो मैं उसी में आगे बढ़ रहा हूँ और आगे कोशिश कर रहा हूँ। कहावत भी तो यही है ना भाई, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी। उसका तो भगवान बताएंगे साहब क्या मिलेगा जी। नहीं, कहावत है ना कि सेवा करोगे तो जी। क्या विजन लेकर चल रहे हैं और किस तरीके से अपना काम आप कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पार्थ गौतम फाउंडेशन की शुरुआत मैंने 1 साल पहले करी थी और इस 1 साल में लगभग 700 से ज़्यादा बच्चे मैंने पढ़ा दिए हैं जिनको मैं 12th तक की एजुकेशन दे रहा हूं। मेरा ये लक्ष्य है कि कैंट विधानसभा जो बरेली की है उसमें 5 साल के अंदर अंदर एक भी बच्चा ऐसा ना बचे जो पैसों के कारण की वजह से अपनी एजुकेशन ना ले पाए। उन सबको मैं एजुकेशन देने का काम करूंगा। अगर आप बरेली में अभी घूमेंगे तो आपको जगह जगह पार्थ गौतम फाउंडेशन के प्याऊ दिखेंगे। लगभग 7,000 लोग रोज़ उनसे शीतल जल पी रहे हैं जो कि निःशुल्क है। आप ठंड में देखेंगे तो पिछले 5 सालों से पिताजी और मैं 25,000 कंबल माताओं बहनों को हर साल देते हैं। उसके अलावा हम लोग मेडिकल सुविधाएं, आयुष्मान कार्ड तो देखिए प्रधानमंत्री जी ने दे रखे हैं, बना रखा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आयुष्मान कार्ड की कैटेगरी में नहीं आते लेकिन उनको भी निःशुल्क इलाज की ज़रूरत है। वो भी ऐसे हैं जो पैसों के कारण की वजह से अच्छा इलाज नहीं ले पा रहे। ऐसे लोगों को मैंने पार्थ गौतम फाउंडेशन से और युवा सेवक संघ से कार्ड दिए हैं। मिशन हॉस्पिटल में लगभग 1,500 लोगों का इलाज मैं निःशुल्क करा चुका हूं। जो राशि 10,000 रुपये तक की थी मिनिमम और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का भी इलाज मैंने निःशुल्क कराया है मिशन हॉस्पिटल में। तो पापा ने ये नहीं कहा कि यार तुम तो पर्सनैलिटी अच्छी है, क्योंकि पापा तो हैंडसम है ही, तुम भी हैंडसम हो यार, फिल्मों में ट्राई कर लो? उन्होंने कहा कि फिल्मों में दिखावा होता है, शहर में सेवा करो, आशीर्वाद लो लोगों का, तब असली मजा आएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है और इसी सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो जनता आपका साथ देगी। निहाल सिंह साहब बिजनेसमैन है, बहुत सारी चीजें आपने की अपने क्षेत्र में। पहले मैं चाहूंगा कि लोगों के सामने अपना परिचय और किस तरीके से आप भी समाज सेवा कर रहे हैं लोगों की। धन्यवाद जी। मेरा नाम निहाल सिंह है। मैं वैसे जो मूल है मेरा वो मैं एक किसान हूँ, एक फार्मर हूँ। एक नई पद्धति, जैविक खेती की पद्धति अपने खेत से सीखते सीखते उसको एक व्यापारिक रूप दिया
और आज 5,000 किसानों के साथ मिलके लगभग 12,000 हेक्टेयर ज़मीन पे मैं 3 स्टेटों में खेती कर रहा हूँ और लगभग 20 देशों में उसे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा बिजनेस का और वैसा सफ़र है। समाज सेवा, चूँकि बहुत सारे, मैं एक बहुत बेसिक परिवार से आता हूँ, तो वहाँ से बहुत सारी आभाओं को और चुनौतियों को मैंने जिया है और उनसे कभी जो पीड़ा भी हुई और सीख भी मिली, तो दोनों को आधार बना के मुझे थोड़ा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और कुछ सकारात्मक ऊर्जा मिली है। तो उसको एक प्रयास रहता है कि समाज में जो पीड़ाएं या जो अभाव मैंने झेले, तो उनको कहीं ना कहीं मैं एक सहयोगात्मक रूप में लोगों तक पहुंचा पाऊं। देखिए, मैं निहाल सिंह के बारे में बता दूं, इन्होंने समाज सेवी तो हैं, 500 से ज़्यादा गरीब लड़कियों की शादी करवाई है, लड़कियों को सामान भी दिया है। अभी हाल ही में उन्होंने 5 लाख तक का इसके लिए सामान दिया जोरदार है। तालियां। देखिए, इतना क्योंकि पुण्य का ये काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा गरीब के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, अब कैसे मतलब सोचते हैं, क्या आपने सोचा, क्योंकि हालांकि आपने बताया कि स्थिति वैसी रही, फिर आपने ऐसा सोचा, कितनी कठिनाइयां भी आती हैं, समाज सेवा करना इतना आसान काम भी नहीं है, और 500 लड़कियों की शादी कराना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको हर वो सामान भी उपलब्ध कराना, उनको सम्मान देना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, देखिए, सोचने की बात तो ये है, शुरुआत तो माँ घर से होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास जो भी मैं बहुत बड़े स्कूल में पढ़ नहीं पाया, लेकिन जीवन की चुनौतियों से बहुत कुछ सीखा। और तो मैं ये मान के चलूँ कि जो विद्या मैंने धरती माँ की सेवा से, समाज की सेवा से अर्जित की, उसी से मुझे एक सही ऊर्जा मिली। लोगों ने बहुत उसे प्रेम दिया। जब प्रेम दिया और उसको एक सम्मान दिया, तो एक और मन में इच्छा जगी कि कुछ और सकारात्मक किया जाए। तो यही सोचता रहता हूँ कि जैसे जिन अभावों मैंने अपनी बहन को देखा जब हम छोटे थे, या माँ को देखा, कुछ माँ का वो अभाव दूर कर पाऊँ, बहन का कर पाऊँ। जैसे पार्थ भाई ने कहा एजुकेशन और उसको लेके जितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे हमारे कभी छोटे भाई और बड़े भाई भी उनसे प्रेरणा लेके, अगर थोड़ा कहीं गैप मिलता है, मुझे दिखता है कि यहाँ पर मैं फिट हो सकता हूँ, तो वो करने का एक प्रयास रहता है बस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पंकज पाठक जी भी है, समाज सेवी भी है, हिंदू महासभा मंडल अध्यक्ष भी है। पंकज जी, आप हिंदुओं की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कई मुद्दों पर हमने आपको देखा, मुखर होकर आप सड़क पर भी उतरते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी नहीं रुक पा रही हैं। आप देखिए धर्मांतरण, और मेरी सहयोगी ने कहा बरेली में बहुत सारे केसेस आते हैं धर्मांतरण के, ऐसे लव जिहाद के मामले आ जाते हैं बरेली से, बहुत सारे के नाम बदल कर आ रहे हैं। आप इन चीज़ों पर भी फोकस कर रहे हैं। एक टैग लगाया जा रहा है कि हिंदू आतंकवादी होता है, भगवा आतंकवादी होता है, ये सब कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, जो धर्मांतरण हो रहे हैं आज की डेट में, हमारे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो बच्चों में एक दोस्ताना व्यवहार नहीं करते। बस बच्चे किसी जाल में फंस जाते हैं, लेकिन वो बताने से ये डरते हैं कि हमारे घर में हमारे माता पिता हम ही पे उल्टा मारपीट ना करें, या हमें घर में बंधक ना बना दें। तो पहली बात तो ये, उनका लव जिहाद का जो गोपनीय मामले हैं, वो इसीलिए निकल के आ रहे हैं कि वो खुल के आ नहीं पा रहे हैं सामने, और कुछ लोग उसको एक मुहिम बना रखी है लव जिहाद के नाम पर, पैसे देना कि आप ब्राह्मण की लड़की को लाइए तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, उस लड़की को लाइए तो इतने पैसे मिलेंगे। मतलब उन्होंने एक टारगेट कर रखा है कि किसी भी तरीके से हिंदू समाज को, कहीं हिंदू समाज की आस्था को हमेशा चोट पहुंचानी है। और रही बात ये कि जो भगवा आतंकवाद, तो भगवा आतंकवाद का एक भी उदाहरण, जो लोग कहते हैं कि भगवा आतंकवादी होते हैं, तो वो एक भी उदाहरण आज तक नहीं दे पाए कि किस आतंकवादी घटना में कौन से समुदाय के लोग मारे जाते हैं, किस आतंकवादी घटना में कितने हिंदू समाज के लोग वहां पे आरोपी बनते हैं, कोई उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर पाए। लेकिन बस केवल हिंदुओं को टारगेट करना है। ये बरेली नाथ नगरी में पिछली सरकारों में देखा गया कि एक ही समाज को बढ़ाने के लिए मेरे द्वारा, आज आप लोग जब नाथ नगरी का जिक्र करते हैं, तो जब मैं इससे पहले शिवसेना में था, शिवसेना में जब मैंने ये संभाला यहाँ पे, तो मैंने देखा कि जैसे सुभाष नगर में एक तपेश्वरनाथ मंदिर है, नाथ नगरी का एक मंदिर है, तो वहाँ के लोगों को ये जानकारी नहीं है कि बनखंडी नाथ मंदिर एक और है, नाथ नगरी। तो हम लोगों ने एक मुहिम चलाई, नाथ नगरी परिक्रमा शुरू की। सबसे पहले जो नाथ नगरी का नाम दिया वो हम लोगों के द्वारा दिया गया।
नाथ नगरी के साथ साथ हम लोगों ने नाम दिया था नाथ नगरी बरेली धाम, क्योंकि कुछ लोगों ने लिखना कर दिया था शुरू की बरेली शरीफ, जबकि ये नाथ नगरी है, प्राचीन नाथ नगरी है। तो हम लोगों ने उसका नाम दिया नाथ नगरी बरेली धाम। फिर हम लोगों ने नाथ नगरी महाआरती शुरू की, ताकि नाथ नगरी का जो वजूद है वो देश के और समाज के सामने आए। और आज उसी का नतीजा है माननीय योगी जी की सरकार में, जो चारों बरेली चारों तरफ से नाथ द्वार बन रहे हैं। ये किसी जमाने में आपको बताऊं एक ही समाज के द्वार बन रहे थे, तो हम लोगों के द्वारा विरोध किया गया। आज जो नगर निगम का ऑडिटोरियम गवर्नमेंट में बना है, यहाँ जो पब्लिक के लिए बनाया है, नगर निगम के प्रयास से बनाया गया है, ये ऑडिटोरियम की जगह पे आला हजरत गेस्ट हाउस बन रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि ये बच्चों के खेलने का स्थान है, इसको ना बिगाड़ा जाए। विरोध हुआ बाकायदा। आप लोग ने पहल की है और उसी का असर नजर आ रहा है। पार्थ गौतम जी, क्योंकि कावड़िए भी जा रहे हैं और हमने देखा आपने उनको 10,000 हेलमेट बांटे, ये आपकी सोच थी, ऐसे आप आगे क्या और करना चाहते हैं? क्योंकि अब कावड़ियों को लेकर आपने ये कैसे सोचा कि उन्हें ये हेलमेट देना चाहिए? क्योंकि इसको लेकर अभी बीच में राजनीति कावड़ियों को लेकर भी हुई कि ये तो उपद्रवी होते हैं, विपक्ष में तो बहुत सारे बेरोजगार हैं और इस वजह से ये कावड़ निकाल रहे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है तो वो कावड़ निकाल रहे हैं। कैसे आप इसको देखते हैं और कैसे क्या आपको मन में आया जहन में कि आपने उनको हेलमेट दिए? देखिए, हेलमेट का शुरुआत जो करी गई वो मैंने जब अपना संगठन बनाया युवा सेवक संघ के नाम से, तो मैंने सोचा जितने भी संगठन में लोग मेरे से जुड़ रहे हैं सबसे पहले उनकी सुरक्षा करना ज़रूरी है, तो इसलिए उनको हेलमेट दिए गए। उसके बाद जब मैं बरेली के आदरणीय कप्तान साहब के पास गया कि पुलिस के साथ मिलकर हम लोग कहाँ हेलमेट बांट सकते हैं, तो उन्होंने ये बात कही कि कावड़ियों को खाना खिलाने का, पानी पिलाने का काम बहुत लोग करते हैं, पर जो ज़रूरी चीज़ है वो कांवड़ जब जाते हैं तो हेलमेट पहनते हुए नहीं दिखते हैं, उसको दूर करा जाए। अगर तुम 100-200 हेलमेट उन्हें दे दोगे तो अच्छा लगेगा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने संख्या ज़्यादा देखी, लेकिन मैं तैयारी के साथ ही गया था, तो लगभग 1100 हेलमेट हमने 1 घंटे में दिए और उसके बाद से लगातार हम लोग हेलमेट दे रहे हैं। तो मुझसे लोग पूछ भी रहे थे कि ऐसे कितने हेलमेट बांटोगे, तो मेरा टारगेट है कि 2025 में बरेली के अंदर लगभग 20,000 से ज़्यादा हेलमेट मैं बांटने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी पहल, बहुत शानदार पहल है और इससे आप जान भी बचा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और इस एक युवा सोच भी इसमें झलकते हैं। लेकिन वही मैं सवाल फिर आता है, समाज सेवा कब तक? फिर ये होता है कि समाज सेवा आप कर रहे हैं, फिर समाज सेवा में अड़चने आती हैं तो फिर पावर चाहिए और पावर का रास्ता सिर्फ सत्ता है। ये ठीक बात है सर आपकी, बिल्कुल। और तो कभी सोचते हैं ना कि इधर भी चलेंगे, इधर भी ट्राई करेंगे क्या? सर प्यार इतना मिल रहा है पब्लिक का कि पब्लिक का आदेश अगर होगा तो जो पब्लिक कहेगी मैं वो करूँगा। क्योंकि मेरे बरेली परिवार के लोग लगातार मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कह रहे हैं यार अब राजनीति में आ जाओ, राजनीति में आ जाओ। मैं उनको लेकिन कहता हूँ कि अभी मुझे सेवा करने दीजिए, क्योंकि सेवा करना सबसे अहम है। और आप कह रहे थे कि सेवा करते हैं तो दिक्कतें भी आती हैं, वो दिक्कतें आनी शुरू हो गई। लोगों के यहाँ पे काफ़ी लोगों का ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होने लग गया कि ये तो अभी बहुत युवा है, ये इतनी सेवा क्यों कर रहा है, आखिर इसका लक्ष्य क्या है। पर मैं उनको आराम देते रहता हूँ बार बार ये बोल के कि मेरा कोई राजनीतिक लक्ष्य नहीं है, पिताजी राजनीति में है, पिताजी आगे बढ़े, मैं उसमें खुश हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ और जीवन भर आखिरी सांस तक सेवा करते रहूँगा। पंकज जी, एक सवाल आपसे, आप क्योंकि बहुत सारा आप देखिए हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसे में आपका जो हिंदू महासभा है वो क्या भूमिका निभा रही है? और फिर अगर आपको नहीं लगता कि बहुत सारे आप हिंदू धर्म के जो तमाम हिंदू धर्म गुरु हैं, तमाम आप ऐसे संगठन हैं, ये तो आप लोगों का फेलियर है कि यार धर्मांतरण हो रहा है तो आप लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे? देखिए, मैं फिर कहना चाहूँगा, हिंदू संगठन के नाम पे आपको फिर मैं बता दूं कि जितना विरोध, जितनी धर्मांतरण की घटनाओं का खुलासा मेरे द्वारा किया गया, किसी संगठन के द्वारा नहीं किया गया आज तक। बरेली में रामगंगा पे एक नकाशा लगता था जो बाद में वहाँ से गाय खरीदी जाती थी और रामपुर जा रही थी, तो 12 गाड़ियों को एक संग रोका गया। जब जांच की गई उसमें काफ़ी बवाल भी हुआ। उसमें जब जांच की गई तो सीओ यहाँ पे थे मुकुल त्रिवेदी साहब, उन्होंने जांच की तो उसमें ये निकल के आए ये मेला जो था केवल घोड़ों की नकाशी का था, यहाँ गाय गौवंशीय पशु बिक ही नहीं सकते थे। उसके बाद उस मेले में गौवंशीय पशु बिकने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा।
तो आज की डेट में मैं और संगठनों पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि वो संगठन क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे द्वारा अभी कांवरियों के लिए 1 महीने का निःशुल्क चिकित्सा शिविर, जिसमें कम से कम 2,500 से 3,000 कांवरियों अभी तक उस शिविर का वो ले चुके हैं। 2 एक्सीडेंट हुए जिनमें 3 कांवरिये घायल हुए। उन कांवरियों को अस्पताल ले जाने की जगह वहीं पे 3 बेड का अस्पताल जो हमने बना रखा है, मोबाइल अस्पताल बना रखा है, उसमें इलाज दिया गया। उसके बाद एक जानवर आने के बाद 2 कांवरिये घायल हुए, सुबह सुबह इलाज दिया गया, रात में इलाज दिया गया। और ऐसा नहीं है कि उसमें सरकारी दवाइयाँ उपलब्ध की जा रही हैं। महंगे से महंगा जेल दर्द के लिए, महंगे से महंगा स्प्रे, क्योंकि ये हमारा एक संकल्प है कि अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो हमारा ये एक तरीके से ये नहीं होना चाहिए हम जिंदाबाद मुर्दाबाद ही करें, लेकिन जो अगर हिंदुत्व की बात आएगी तो हम कांवरियों के पैर भी दबाते तो हैं। आप भी उसी नारे को दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो एक रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये तो बात सही है। अगर आज चल रहा है देश में ये षड्यंत्र चल रहा है, माननीय योगी जी की सरकार को, माननीय मोदी जी की सरकार को केवल जात पात पर बांट कर गिराने का प्रयास चल रहा है, सीटों को बांटने का प्रयास चल रहा है। माननीय योगी जी ने जो कहा बटेंगे तो कटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा यही कहना है, ना हम बटेंगे ना कटेंगे। ठीक है निहाल जी, क्योंकि पवित्र मेंथा है, फेयर ऑर्गेनिक प्राइवेट है आपकी, आप क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जो सरकार में एमएसएमई को बढ़ावा मिल रहा है, युवा ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को करें, इसके लिए सरकार ने तमाम योजना लाई है। क्योंकि आप तो एक पूरी फर्म चला रहे हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या आप सजेशन देना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो चाहते भी हैं कि हम अपना कुछ शुरू करें, लेकिन उसके सामने उनको इतने हर्डल्स आ जाते हैं कि फिर वो अपना पैर पीछे खींच लेते हैं। तो आप कैसे उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे उन युवाओं को? जी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ में उसमें जाऊंगा। कालांतर में हमारे देश को 2 गौरव मिले, एक विश्वगुरु का और एक सोने की चिड़िया का। सोने की चिड़िया हमें हमारी कृषि ने बनाया था, हमारे उत्पाद इतनी उच्च गुणवत्ता के थे। दूसरा, ज्योग्राफिकली और क्लाइमेटिकली इंडिया से रिच कोई कंट्री नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो गौरव आज भी वहाँ है। पीछे कुछ ऐसी नीतियाँ रही या कुछ ऐसी सोच रही कि जो किसान है उस स्किल को, फार्मिंग की स्किल को सम्मान नहीं मिला। कोई किसान को अपनी बेटी नहीं देना चाहता था, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रही। इसलिए चाहे वो 10,000 रुपये की नौकरी हो उसको पसंद करने लगे, या एक व्यक्ति कोई 1 लाख रुपए की अपनी दुकान खोल के बैठता है और किसान 1 करोड़ रुपए के खेत में काम कर रहा है, तो समाज में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ बन गई कि वो जो 1 लाख रुपए की दुकान खोल के बैठा है उसको सम्मान ज़्यादा मिलने लगा। ये एक कालांतर का रहा। अभी क्या है कि अगर हमें देश की लगभग 70% समस्याओं का या चुनौतियों का समाधान खेती में है, ज़रूरत है, सबसे पहली बात यह है कि हम किसान को व्यापारी बना देते हैं। सही बात तो ये किसान ही नहीं बना पाए, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या जो भी हमारे साइंटिस्ट या ये हैं, तो वहाँ से जो भी लोग निकले वो या साइंटिस्ट बने या पेस्टिसाइड या उसकी कंपनियों में जाके उन्होंने अपना नौकरी शुरू की। ज़रूरत थी अच्छे किसान बनने की। मेरा युवाओं से ये एक निवेदन है कि आप खेती से अच्छा, ना तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ना इससे अच्छा फ्यूचर है। इसमें करना क्या है कि आपको पहले खेती सीखनी पड़ेगी। पहले एक छोटे किसान बन जाओ, चाहे छोटे से, उससे फिर व्यापार उस पर आगे ले जाओ। तो मेरा ये एक अनुरोध है। और दूसरा, मैं एक चीज़, चूँकि आपका इतना बड़ा मंच है, इस पर कहना चाहूँगा कि पवित्रा मैन थे। अभी मैंने बताया कि मैं एक बहुत छोटे से गांव से आता हूँ, या 1 एकड़ ज़मीन थी हमारे पास में। अभी एक बहुत बड़े इस रीजन के लिए गौरव की बात है, आप सब लोगों को एक गर्व होगा कि 3-4 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि पीलीभीत में एशिया का सबसे बड़ा बायोफ्यूल रिफाइनरी प्लांट लगने जा रहा है। मैं उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। वो हमारी कंपनी लगा रही है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। हमारा लक्ष्य है कि लगभग 10 साल में जो फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं उसका लगभग 70% तक रिड्यूस कर देना, ये लक्ष्य है। उस एक प्लांट से लगभग 1 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और 5 लाख किसानों की आय दोगुनी कम है, लेकिन वो दोगुनी एक नैरेटिव में आ जाती है, बहुत बढ़ेगी।
और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो मेरा ये कहना है कि वो सारा कुछ खेती पर डिपेंड है। तो हमारी जो एग्रीकल्चर है उसमें पुनः हमें सोने की चिड़िया बनने का सारी अपॉर्चुनिटियाँ छुपी हुई हैं। ज़रूरत है खेती को थोड़ा सा सुव्यवस्थित करके और उसे कॉर्पोरेट रूप देने की। चलिए, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं सर। जल्दी से मैं छोटा छोटा एक रिएक्शन आपसे। पार्थ का लक्ष्य क्या आगे? संक्षेप में जवाब चाहूँ। सेवा करना। सेवा या सियासत भी साथ में? सेवा। ठीक है सर, आपका लक्ष्य क्या लेकर चल रहे हैं? मैंने बताया जैसे सोने की चिड़िया और विश्वगुरु, ये दोनों गौरव हासिल करने का मार्ग जितना प्रशस्त कर पाऊं वो। पंकज पाठक जी, हिंदू मुसलमान ही करते रहेंगे, कुछ आगे भी सोचा है? मेरा किसी धर्म से कोई विरोध नहीं है, लेकिन सनातन को मजबूत करना मेरा लक्ष्य है। वो रहेगा, था और रहेगा हमेशा। चलिए सर, ये सफल लोग हैं और अपने समाज में, अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए हर सेक्टर से हम बात कर रहे हैं। बरेली के जो युवा पीढ़ी है, उभरते लोग हैं, हर वर्ग से ये जानना है कि उनके पास क्या विजन है, बरेली के विकास में किस तरह उनका योगदान है, भविष्य को लेकर उनकी रणनीतियां क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय देने के लिए और बताने के लिए कैसे, जिस तरह से पार्थ ने बताया कि युवाओं के लिए वो क्या करने वाले हैं, आगे क्या लक्ष्य है।